हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सुन रहे थे मेरे साथ लव यू जिंदगी। लव यू जिंदगी भाग 2। नैना गुस्से में अंदर चली आई। कहीं अंदर जाकर नैना गुस्से में कोई गड़बड़ ना कर दी, सोचकर अभी उसके पीछे आया। अंदर आकर अभी ने जो देखा उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। नैना अपने होठों पर बड़ी सी मुस्कान सजाए निवेदिता और अनुराग के साथ खड़ी थी। अभी उनके पास आया या कुछ कहता या नैना से कुछ पूछता, इससे पहले ही निवेदिता ने कहा, मॉम, भाई, आप लोग मुझे गलत मत समझिए। मैं कुछ कहना चाहती हूँ। मैं और अनुराग पिछले 7 महीनों से रिलेशनशिप में थे। मुझे जल्दी जल्दी में अनुराग से शादी करनी पड़ी क्योंकि इसकी फैमिली ने हमारे बारे में पता चल गया था और वो अनुराग की शादी कहीं और करना चाह रहे थे। मैं अनुराग के बिना नहीं रह सकती मॉम, इसलिए मैंने ये आई एम रियली सॉरी। अभी ने सुना तो उसे अपनी बहन निवेदिता पर बहुत गुस्सा आया, लेकिन उसने खुद को शांत रखा और नैना की तरफ देखा। नैना अब भी नॉर्मल खड़ी थी। बाहर अनुराग को लेकर आग बबूला होने वाली नैना अंदर आते ही बिल्कुल शांत हो गई। पर अभी जानता था कि ये तूफान से पहले की चांदनी है, क्योंकि अनुराग पर नैना का फटना तो तय था। लेकिन निबी ऐसे अचानक इतना बड़ा फैसला लेकर तुमने अकेले क्यों किया? एक बार भी तुमने अपने पापा के बारे में नहीं सोचा? अगर उन्हें पता चला तो तुमने ये ठीक नहीं किया निबी। नैना की सास सौंदर्या ने रुआंसा होकर कहा। निवेदिता कुछ कहती इससे पहले अनुराग आगे आया और सौंदर्या के हाथों को अपने हाथों में लेकर कहा, मम्मी। अनुराग के मुंह से सौंदर्या के लिए मम्मी सुनकर अवी को बहुत गुस्सा आया। फिर जैसे ही आगे बढ़ने को हुआ, नैना ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया। नैना अब भी खामोश थी, लेकिन उसके जहन में एक साथ कई सवाल चल रहे थे। अभी रुक गया। अनुराग ने आगे कहा, मम्मी, मैं जानता हूं मेरा और निबी का ये फैसला जल्दबाजी में था, पर आप भरोसा कीजिए, मैं सब सही कर दूंगा। मैं निबी को खुश रखूंगा, उसकी हर ख्वाहिश पूरी करूंगा। और रही पापा की बात, तो मैं उन्हें मना लूंगा मम्मी। मैं उनके पैरों में गिरकर उनसे अपनी और निवेदिता के प्यार की भीख मांग लूंगा। बस आप इस शादी को एक्सेप्ट कर लीजिए प्लीज। प्लीज मम्मी, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, आप कहीं तो आपके पैर। अनुराग ने कहते हुए जैसे ही सौंदर्या के पैर छूने चाहे, सौंदर्या ने कहा, अरे अरे बेटा, ये क्या कर रहे हो? मम्मी, मैंने हमेशा आपकी हर बात मानी है, कभी आपका कहा नहीं टाला। प्लीज मम्मी, इस बार, सिर्फ इस बार मेरी बात मान लीजिए, एनी को एक्सेप्ट कर लीजिए प्लीज। निवेदिता ने रिक्वेस्ट करते हुए कहा, ठीक है, लेकिन तुम्हारे डैड। सौंदर्या ने इतना ही कहा कि अभी बीच में बोल पड़ा, मॉम, ये क्या कर रही हैं आप इसे जानती भी हैं ये कितना बड़ा। अभी अपनी बात पूरी करता इससे पहले ही नैना ने उसे पीछे खींचा और कहा, कितना बड़ा बिजनेसमैन है, डैड तो इसे मिलते ही इसे पसंद कर लेंगे। निवेदिता के लिए उन्हें ऐसा लड़का तो कहीं नहीं मिलेगा। नैना को अपने पक्ष में देखकर अनुराग मन ही मन हैरान था, तो वही अभी समझ नहीं पाया कि आखिर नैना करना क्या चाहती है। जिस अनुराग से वह नफरत करती है, उसी अनुराग के लिए आखिर उसके मुंह से फूल कैसे झड़ रहे हैं। अभी हैरान परेशान सा नैना को देखने लगा। लेकिन मैं इस शादी को एक्सेप्ट नहीं करूंगा निबी, ये बहुत ही बेवकूफ हरकत है। अभी ने गुस्से से कहा, भाई, किसी से प्यार करके शादी करना क्या बेवकूफी है? आपने भी तो नैना भाभी से शादी की है, तो क्या वो भी बेवकूफ? निवेदिता ने गुस्से में लेकिन धीमे स्वर में कहा, निबी, बी इन योर लिमिट्स, खुद को नैना से कंपेयर मत करो। आज तुमने किया है उसे डैड कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अभी ने गुस्से से कहा, तो निबी को बुरा लग गया और उसने कहा, मैं खुद को आपकी वाइफ से कंपेयर क्यों करूंगी, जिन्हें ना कपड़े पहनने का होश है ना बात करने का तरीका। निबी, ये क्या हरकत है? अभी तुम्हारा बड़ा भाई है, माफी मांगो उससे। सौंदर्या ने निवेदिता से फटकार लगाते हुए कहा। हमेशा गलत का विरोध करने वाली नैना आज चुप थी। अगर कोई और दिन होता तो नैना निबी का मुंह तोड़ देती, लेकिन आज भी चुप थी। और यही चीज देखकर अभी परेशान था। उसने तो उल्टा बीच में आकर कहा, रिलैक्स, सब शांत हो जाइए।
मॉम, आप सब खड़े क्यों हैं? बैठिए ना। निधि, अनुराग और सौंदर्या सोफे पर आ बैठी, लेकिन अभी अभी भी सोफे के बगल में खड़ा था। अमूमन अभी कभी ज्यादा गुस्सा करता नहीं था, वह शांत रहने वाला लड़का था, लेकिन आज निवेदिता के इस फैसले पर अभी को बहुत गुस्सा आ रहा था। अनुराग की सच्चाई वह जानता था और नहीं चाहता था अनुराग उसकी बहन का फायदा उठाए या उसे कोई नुकसान पहुंचाए। सौंदर्या अनुराग से बात करने लगी। अनुराग उन्हें अपनी दिल्ली वाले बिजनेस और घर परिवार के बारे में बताने लगा, तो सौंदर्या को कुछ तसल्ली हुई कि निधि ने अपने लिए इतना गलत फैसला भी नहीं किया है। वह अनुराग से उसके परिवार के बारे में पूछने लगी और फिर कहा, बेटा, तुमने और निवेदिता ने कोर्ट में शादी कर ली, लेकिन फैमिली और सोसाइटी के लिए भी शादी होना जरूरी है। यू नो, चौधरी साहब का इस शहर में काफी नाम है। ऐसे में निधि उनकी इकलौती बेटी है। उनका सपना था निधि की शादी धूमधाम से करने का। डोंट वरी मम्मी, एक बार डैड मान जाए, उसके बाद मैं अपने घर वालों से बात करके उन्हें आपसे और डैड से मिलवा दूंगा। उसके बाद हम ये शादी धूमधाम से कर सकते हैं। तब तक निवेदिता यहाँ रहे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, अनुराग ने कहा। आ गया ना औकात पर। जरूर इसने निवेदिता को कोई बहुत बड़ी कहानी सुनाकर फंसाया है। नैना ने दांतों से अपने नाखून काटते हुए कहा। अनुराग की बातों से सौंदर्या को कुछ तसल्ली मिली। उन्होंने घर के नौकर से चाय नाश्ता लाने को कहा, तो अनुराग ने कहा, निधि बता रही थी कि नैना जी चाय बहुत अच्छी बनाती है। नैना जी, इफ यू डोंट माइंड, क्या आप मेरे लिए चाय बना देंगी? उसे चाय में चूहे मारने की दवा मिला दो तो इसका काम ही खत्म हो जाए। पर अभी भी सुहागन बनी निधि को एक चाय में विधवा हो जाएगी। नहीं नहीं, सही नहीं होगा। नैना मन ही मन बड़बड़ाई। चाय बनाने के लिए इस घर में बहुत नौकर है, नैना क्यों बनाएगी? नैना से पहले अभी ने कहा, मैं बना दूंगी, आप सब लोग बैठिए, मैं चाय लेकर आती हूँ। कहते हुए नैना वहां से चली गई। नैना, नैना, अभी ने नैना को आवाज देते हुए कहा और उसके पीछे पीछे चला आया। नैना किचन में आई और कहा, भोला भैया, दूध का पतीला दीजिए। अभी ने नैना की बाह पकड़कर उसे अपनी तरफ किया और कहा, नैना, तुम होश में हो? क्या कर रही हो तुम? तुम उस अनुराग के लिए चाय बना रही हो? सीरियसली नैना? ओह पड़ोसी, मेरा बस चले तो उसी चाय में डुबोकर उस लकड़ बग्घी की जान ले लूं मैं। चूहे मारने वाली दवा घोलकर पूरी की पूरी चाय उसके गले में डाल दूं। अरे गरम खोलती चाय कप के बजाय सीधा उसके मुंह में छान दूं और थूकने भी ना दूं। नैना ने गुस्से से उबलते हुए कहा। नैना की बातें सुनकर बेचारे भोला भैया डर गए। हाथ में थामे पतीले को कांपते हाथों से नैना की तरफ बढ़ाया और कहा, मैडम, दूध। भोला भैया, आप जाइए। अभी ने भोला को किचन से बाहर भेजकर कहा, तो ये है तुम्हारा प्लान? ये बहुत ही बेकार प्लान है नैना। अभी ने नैना के पास आकर उसकी आंखों में झांकते हुए कहा। नैना दूध का पतीला लेकर गैस की तरफ आई और शांत स्वर में कहा, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती पड़ोसी। मतलब? अभी ने नैना के बगल में आकर कहा, मैं उस बेकार इंसान के लिए अपनी चाय को ऐसे बर्बाद नहीं कर सकती, क्योंकि चाय इंपॉर्टेंट है बाबू। नैना ने अभी की तरफ पलट कर कहा, तुम क्या बोल रही हो नैना? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। और तुम ये सब छोड़ो, तुम उसके लिए चाय कैसे बना सकती हो? एक तो उसे यहां देखकर ही मेरा खून खोल रहा है। अभी ने गुस्से में गैस बंद करते हुए कहा, रिलैक्स पड़ोसी, उसके पास तुम्हारी बहन है, इसका मतलब समझते हो ना तुम? तुम्हें क्या लगता है उसे यहां देखकर मुझे फर्क नहीं पड़ रहा? मैं बस जानना चाहती हूँ कि वो सच में निधि से प्यार करता है या फिर किसी और मकसद से इस घर में आया है। नैना ने अभी के चेहरे को अपने हाथों में थामा और एकदम गंभीर होकर कहा। नैना की आंखों में परेशानी और बेचैनी के भाव अभी साफ देख पा रहा था। अभी को खामोश देखकर नैना ने कहा, भरोसा रखो, मैं सब सही कर दूंगी। नैना के विश्वास भरे शब्दों को सुनकर अभी ने हामी में अपनी गर्दन हिला दी और फिर नैना के बगल में खड़े होकर उसे चाय बनाते हुए देखने लगा। नैना के चेहरे पर इस वक्त शिकन या तकलीफ के भाव बिल्कुल नहीं थे। वह अंदर ही अंदर जिस बीमारी से लड़ रही थी, बाहर उससे 4 गुना ज्यादा लड़ाइयां
लड़नी अभी बाकी थी। जयपुर रेलवे स्टेशन। रुचिका के घर से निकलकर मोंटी वापस बीकानेर जाने के लिए रेलवे स्टेशन चला आया। उसने टिकट विंडो से टिकट लिया और प्लेटफॉर्म पर आकर वहां पड़ी बेंच पर बैठकर ट्रेन का इंतजार करने लगा। मोंटी की ट्रेन 2 घंटे बाद की थी। वह खामोश बैठा सामने खड़ी ट्रेन को देख रहा था। मोंटी के जहन में बस रुचिका का ख्याल चल रहा था। मोंटी रुचिका से नाराज था, लेकिन रुचिका ने अपने पापा को उसके बारे में बताकर सही नहीं किया और यहाँ बात मोंटी की सेल्फ रिस्पेक्ट पर आ गई। रुचिका ने अपने पापा को उसकी जॉब के बारे में बता दिया। ये जानकर मोंटी को बहुत दुख हुआ। आज वह अच्छे हालातों में नहीं था, लेकिन इस बारे में उसने अपने घर में भी किसी को नहीं बताया था, बल्कि मोंटी मेहनत करने और फिर से खुद को काबिल बनाने में विश्वास रखता था, बिल्कुल मेरी तरह। माला और उसके बॉस की वजह से मोंटी की अच्छी खासी जिंदगी में इतनी सारी परेशानियां एक साथ आ खड़ी हुई। फिर रुचिका ने भी उसे गलत समझकर उसका साथ छोड़ दिया। मोंटी इस वक्त काफी अकेला और टूटा हुआ महसूस कर रहा था। उसकी आंखों में खालीपन पसरा था और चेहरे पर मायूसी छाई थी। ऐसे में एक ही इंसान थी जो मोंटी को संभाल सकती थी, और वो थी नैना। मोंटी ने जेब से अपना फोन निकाला और नैना का नंबर डायल किया, लेकिन रिंग जाती उससे पहले ही फोन काट दिया और खुद में ही बड़बड़ाया, नहीं, मुझे नैना को यह सब बताकर फिर से परेशान करना नहीं चाहिए। लास्ट टाइम भी वो मेरे और रुचि के लिए चली आई थी। उसकी शादी हो चुकी है। उसे छोटी छोटी बातों के लिए परेशान करना सही नहीं रहेगा। उसे अभी के साथ अपनी शादीशुदा जिंदगी जीने देना चाहिए। लेकिन जब नैना मिलेगी तो मैं उसे बताऊंगा कैसे उसकी प्यारी सहेली ने मेरा साथ छोड़ दिया। मैं घर से चला आया, लेकिन उसने मुझे रोका तक नहीं। तुम इतनी सेल्फिश कैसे हो सकती हो रुचि? ये क्या वड़ा पाव दिया है? ये कोई वड़ा पाव है? एकदम ठंडा और बेस्वाद। और ये पाव ऐसा लग रहा है जैसे हफ्तों पुराना हो। बगल के फूड कार्ट के सामने खड़े आदमी की आवाज मोंटी के कानों में पड़ी तो उसकी तंद्रा टूटी। उसने साइड में देखा तो कोर्ट के पास खड़ा आदमी झगड़ रहा था। क्या खराबी है इसमें? सब लोग खा रहे हैं, तुम्हारे नखरे हैं। अरे रेलवे स्टेशन पर सब ऐसा ही मिलता है, कार्ट वाले ने कहा। किसने कहा ऐसा ही मिलता है? हमारे यहाँ के स्टेशन का समोसा खाकर देखो, तबीयत खुश हो जाएगी तुम्हारी। ए भैया, इधर आओ जरा, कि टेस्ट करके बताओ कैसा है। आदमी को कोई और नहीं मिला तो उसने मोंटी को ही बुला लिया। मोंटी ने इधर उधर देखा तो आदमी ने कहा, अरे भैया तुमसे ही कह रहे हैं, जरा आओ और जी चक्कर बताओ कैसा है। आदमी के कहने पर मोंटी उठकर उसके पास आया और प्लेट में रखे बड़ा पाव को उठाकर एक निवाला खाया और कहा, पाव थोड़ा सख्त है और वड़ा में नमक थोड़ा कम है। हरी चटनी जरा दरदरी पीसी होती तो टेस्ट और बढ़ जाता। देखा, हमने ऐसे ही नहीं कहा। लाओ हमारे 30 रुपया वापस। आदमी ने कार्ट वाले से कहा। अरे इसने कह दिया और हो गया। ओ भैया, अगर इतना ही स्वाद का ज्ञान है ना तो खुद का ठेला लगा लो, पता चल जाएगा स्वाद क्या होता है। और तुम निकलो यहाँ से, कोई पैसा वापस नहीं मिलेगा। कार्ट वाले ने मोंटी और आदमी दोनों को घुड़कते हुए कहा। सामने खड़ी ट्रेन ने हॉर्न मारा और चलने लगी तो आदमी बचा हुआ बड़ा पाव मोंटी की ओर बढ़ाकर ट्रेन की तरफ भागा। मोंटी प्लेट लिए कचरे के डिब्बे की तरफ आया। जैसे ही वह बचे हुए बड़ा पाव को फेंकने को हुआ, कार्ट वाले की कही बात उसके जहन में कौन गई। ओ भैया, अगर इतना ही स्वाद का ज्ञान है ना तो खुद का ठेला लगा लो, पता चल जाएगा स्वाद क्या होता है। सहसा ही मोंटी के हाथ रुक गए और वह उस पर बड़ा पाव को लेकर बेंच के पास चला आया और उसे देखने लगा। मोंटी के दिमाग में कुछ चलने लगा और एक बहुत ही शानदार ख्याल था, जिसे सोचकर मोंटी की मायूसी गायब हो गई और वह मुस्कुरा उठा। उसने बड़ा पाव को हाथ में उठाया और उसका एक निवाला खाकर कहा, अब तुम बदलोगी मेरी किस्मत और मेरी जिंदगी। मोंटी उस ठंडे बड़ा पाव को बड़े चाव से खाने लगा। कुछ देर बाद कार्ट वाले के पास आया और कहा, भैया बहुत गजब बड़ा पाव था, मजा आ गया। मोंटी तो वहां से चला गया, लेकिन कार्ट वाला उसकी बात सुनकर अपना सर खुजाने लगा और बड़बड़ाया, अजीब आदमी है, अभी थोड़ी देर पहले बेकार बोल रहा था, अब अच्छा बोल रहा है।
आशीर्वाद अपार्टमेंट, दिल्ली। शाम में अपार्टमेंट के लॉन में किटी पार्टी में इकट्ठा हुई महिलाओं में बातें चल रही थी, लेकिन मिसेज आहूजा का मुंह उतरा हुआ था। क्या बात है मिसेज आहूजा, आज आप कुछ खोई खोई सी लग रही हैं। मिसेज तिवारी ने कहा। अरे मत पूछो, वो सेकंड फ्लोर वाली मिसेज शर्मा है ना, आज उन्होंने खूब क्लास लगाई है मिसेज आहूजा की, तभी इतनी शांत है। मिसेज सोनी की बहू ने मिसेज आहूजा का मजाक उड़ाते हुए कहा, तो वहां बैठी सभी औरतें हंसने लगी। लेकिन मिसेज आहूजा का चेहरा गुस्से से लाल पीला हो गया और उन्होंने कहा, मिसेज सोनी, अपनी बहू से कहिए कि हद में रहे। क्या ये कपड़ों के साथ साथ तमीज भी घर छोड़कर आई है? मेरी बहू को हद में रहने को कह रही हैं आप? पहले खुद के कारनामे देख लीजिए। सोसाइटी की बहुओं के लिए गलत बोलती रहती हैं, इसलिए मिसेज शर्मा और उनकी बहू आपको सुनाकर चली गई। चलो नेहा। कहते हुए मिसेज सोनी उठी और अपनी बहू को लेकर वहां से चली गई। बड़ी आई बहू की तरफदारी करने वाली। अरे कल तक इन्हीं किट्टी पार्टियों में बैठकर अपनी बहुओं का रोना रोया करती थी आप सब। मिसेज आहूजा ने ऊंची आवाज में कहा। अरे अरे शांत हो जाइए मिसेज आहूजा, लगता है अपार्टमेंट के लोगों के दिलों में आपके लिए गुस्सा कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है। कहीं सब मिलकर अगले महीने आपको सोसाइटी की लीडर ना बना दे। मिसेज गुप्ता ने कहा तो सभी हंसने लगी। गुस्सा बढ़े या नफरत, एक बार मैं लीडर बन जाऊं, फिर इन सबको इनकी औकात दिखाऊंगी। एक एक को घुटनों पर नहीं लाया ना तो मेरा नाम मिसेज आहूजा नहीं। कहते हुए मिसेज आहूजा उठी और वहां से जाने लगी तो मिसेज तिवारी ने कहा, अरे अब आप कहां चली? मिसेज आहूजा के होठों पर बड़ी सी मुस्कान आई और उन्होंने कहा, वो आज शाम खाने पर सोसाइटी के चेयरमैन आने वाले हैं। उन्होंने बताया उन्हें कढ़ाई पनीर बहुत पसंद है, बस उसी की तैयारी करनी है। चलती हूं। हाँ। मिसेज आहूजा वहां से चली गई तो पीछे से मिसेज गुप्ता ने कहा, लगता है इस बार सोसाइटी का इलेक्शन मिसेज आहूजा ही जीतेंगी और उनकी जीत का श्रेय जाएगा कढ़ाई पनीर को। मिसेज तिवारी ने कहा तो बाकी सब हंस पड़ी और कुछ देर बाद सभी अपने अपने घर चली गई। तो दोस्तों ये था लव इज जिंदगी भाग 2 और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये कहानी पसंद आ रही होगी। तो कहानी को लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हम मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए बाय बाय।